फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, इससे रिलेटेड न सवाल पूछा जाता है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में कि वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए दे देता है। समझिए वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र को समझने से पहले एक चीज़ तुम लोग को फिर से जानना पड़ेगा। अगर ये बताओ कि दो धन आवेश को हम एक पास ले आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा ना। इसमें किसी को संदेह नहीं ना है कोई। यहाँ पर कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड है ये चीज। अगर हम दो माइनस वाले को एक पास ले आते हैं तो कैसा बल लगेगा? तब भी प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। अगर हम एक धन आवेश और एक ऋण आवेश लेकर आते हैं तो कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल काम करेगा। इसमें तो कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है इसमें। अब मान लो कि हमारे पास एक ऋण आवेश है, चाहे मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है? धन आवेश है, और उसको हम कहीं पर लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। हमारे पास एक क्या है? धन आवेश है, और इसको हम ना यहाँ से उठा करके हम यहाँ तक लेके चलाए। इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके चलाए तो ये जो धन आवेश हमारा यहाँ था वो अब यहाँ ना आ गया। तो जैसे ही इस धन आवेश को हम उठा करके यहाँ पर ले आ रहे हैं तो ये जो धन आवेश है इस पर एक तरह का वैद्युत बल लगना शुरू हो गया। इस पर कौन सा बल लगना शुरू हो गया? वैद्युत बल। अब ये जो वैद्युत बल है वो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो ये बताइए, ये धन आवेश यहाँ से उठकर अगर यहाँ जा रहा है और इसके यहाँ जाते ही इस पर बल लगना चालू हो गया, इस पर बल लगना चालू हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अगल बगल कोई ना कोई आवेश जरूर होगा। समझ पा रहे हो? इसके अगल बगल कोई ना कोई आवेश जरूर होगा, क्योंकि वो है तभी इस पर बल लग रहा है। ये बताइए, क्या सिंगल आवेश पर कहीं बल लगता है? एक आवेश रखेंगे तो बल लगेगा नहीं। उस आवेश पर बल तभी लगेगा जब उसके अगल बगल में कोई ना कोई आवेश हो, तभी बल लगेगा। तो इस आवेश पर अगर यह आवेश अगर बल का अनुभव कर रहा है तो समझ लो वहां पर कोई ना कोई है, माने कोई ना कोई आवेश वहां पर काम कर रहा है, तभी उसके कारण यहां पर बल का अनुभव हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम कह रहे हैं कि क्या इस पर कोई बल लगेगा? अगर इस पर कहीं से बल लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो इसका मतलब यही होता है कि इसके अगल बगल में कोई ना कोई आवेश रखा हुआ है। बात समझ रहे हैं? इसके अगल बगल में कोई ना कोई आवेश रखा हुआ है। अब ध्यान समझिए, जो भी आवेश होते हैं ना, जो भी आवेश, जैसे मान लीजिए कि धन आवेश हो गया या ऋण आवेश हो गया, तो जो ऋण आवेश है इसके चारों ओर इस ऋण आवेश का खुद का एक क्षेत्र होता है, इसका एक प्रभाव होता है। इस ऋण आवेश के चारों ओर इसका खुद का एक क्या होता है? प्रभाव होता है। अब प्रभाव कैसा होता है? तो इस रेंज में, इस क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी धन आवेश ले आकर रख दीजिए या कोई भी ऋण आवेश ले आकर रख दीजिए, वह धन आवेश, ऋण आवेश इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। इससे बाहर रख देते हैं तो उस पर किसी तरह के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं होता है। जैसे ये ऋण आवेश है ना, तो इस ऋण आवेश का एक अपना प्रभाव है कि इसका प्रभाव कहाँ तक है? तो इतने क्षेत्र तक इसका क्या है? प्रभाव है। अगर हम बाहर से किसी धन आवेश को उठा के इसमें रख देते हैं तो यह और यह, इनके बीच में एक वैद्युत बल काम करना शुरू कर देगा। वो बल कौन सा होगा? आकर्षण की प्रतिकर्षण? आकर्षण, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस। लेकिन इसी आवेश को यहां से उठा के यहां रख देते हैं तो यह जो है, जो आवेश है, यह बल का अनुभव नहीं कर रहा है, बल का अनुभव नहीं कर रहा है। और जैसे ही यह आवेश इस रेंज में जा रहा है तो ये बल का अनुभव कर रहा है। और किस बल का अनुभव कर रहा है? आकर्षण बल का अनुभव कर रहा है। अब बात ये यहाँ पर है कि आखिर ये अंदर ही क्यों अनुभव कर रहा है? आखिर जब इसको उठा के हम बाहर रख रहे हैं तो क्या बल नहीं लग रहा है? लग रहा है, लेकिन इतना कम लग रहा है कि वो अनुभव नहीं कर रहा है। तो ध्यान से समझना, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र।
क्या बोलेंगे इसको? वैद्युत क्षेत्र। अगर हमारा आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर है तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, और अगर वैद्युत क्षेत्र से बाहर है तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं करेगा। ध्यान देना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा, हम ये कह रहे हैं कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं करेगा, लगेगा लेकिन वो अनुभव नहीं करेगा। हम लोग पढ़े थे न्यूटन का नियम कि दो पिंड अगर हैं, दो पिंड m1 और m2 द्रव्यमान के, चाहे वो कितना भी दूरी पर है, तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है ना, लेकिन क्या हर बल अनुभव होता है? हमारे और तुम लोगों के बीच में जो बल लग रहा है तो क्या हमको अनुभव हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि बल नहीं लग रहा है, बल लग रहा है। मान लीजिए एक चींटी चल रही है इस कपड़े पर, तो चींटी के पैर से हमारे कपड़े पर बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन क्या वो अनुभव हो रहा है? तो इसका मतलब चींटी बल नहीं लगा रही है। अब ये दूसरा जीव चढ़ जाए तो उसका बल महसूस होगा ना। तो बात यहाँ ऐसा नहीं है कि बल नहीं लग रहा है, बल लग रहा है लेकिन महसूस नहीं हो रहा है। तो उसी तरह ये जो धन आवेश है ना, इस धन आवेश और इस ऋण आवेश के बीच में यहाँ भी आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन महसूस ना तो इसको हो रहा है और ना ही इसको हो रहा है, अनुभव नहीं कर रहे हैं। बल क्या हो रहा है? लग रहा है लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही इस आवेश को उठा करके इस क्षेत्र में रखा जाता है, कहीं भी है जो लाइनिंग दिया गया है ना, इस लाइनिंग के भीतर कहीं भी रखते हैं, तो इस आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। तब तो इसका एक फिक्स जगह हो गया ना कि कहाँ तक रखेंगे तो ये बल का अनुभव करेगा और कहाँ तक रखेंगे तो बल का अनुभव नहीं करेगा। तो इस आवेश के कारण जहां तक, जितने क्षेत्र तक कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। तो इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। अब ये बताइए कि क्या बिना आवेश का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है? नहीं, बिना आवेश का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकता है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए? आवेश चाहिए। अब ध्यान से समझिए, अब हमारे पास यहाँ पर एक धन आवेश है, यहाँ पर क्या है? एक धन आवेश, और हमारे पास एक रेंज है, यहाँ पर एक रेंज है, एक क्षेत्र है, और इस आवेश को हम जैसे इस क्षेत्र में लेके आ रहे हैं तो इस पर एक प्रकार का बल अनुभव हो रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो निश्चित रूप से आप समझ जाइएगा कि ये जो हमारा आवेश है ये वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आ गया है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करना शुरू कर देगा। क्यों शुरू कर देगा? क्योंकि ये जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ना, वो किसी ना किसी आवेश के कारण ही उत्पन्न हुआ होगा। अब वो धन आवेश भी हो सकता है और ऋण आवेश भी हो सकता है। तो आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण जब कोई अन्य आवेश उस क्षेत्र में आ रहा है तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है। अभी ये किस तरह का अनुभव करेगा? प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा ना। ये बताइए, इस आवेश को हटा देंगे यहाँ से, तब इस आवेश को हटा के निकाल दीजिए, तब क्या ये अनुभव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र खत्म हो जाएगा। बस समझ आ रहा है? कम से कम दो वैद्युत क्षेत्र रहेगा ना, तब जाके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। एक वैद्युत क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं होता है। देखिए, यहाँ पर एक धन आवेश है, तो इसके कारण चारों ओर इसका प्रभाव है ना, तो इसको बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। एक और धन आवेश है, तो इसके कारण भी तो चारों ओर इसका प्रभाव है, तो इसके चारों ओर भी वैद्युत क्षेत्र, इसके चारों ओर भी वैद्युत क्षेत्र। जब इसको ले आके इसके अंदर रखेंगे तो दो वैद्युत क्षेत्र हो जाएंगे ना, और जब दो वैद्युत क्षेत्र होंगे तो वहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कोई ना कोई बल जरूर लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का एक जगह होता है। आवेश के चारों ओर का एक क्या होता है? जगह होता है कि उस जगह में कोई अन्य आवेश आएगा तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो जहां तक किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र। अब इस आवेश के कारण यह चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है ना, तो इसी में कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। यहां पर रखेंगे तो वो अनुभव करेगा? नहीं करेगा। लेकिन इसी को उठा करके इसमें रख दें तो क्या अनुभव करेगा? बिल्कुल करेगा। समझ आ रहा है? तो लिख लो परिभाषा इसका। लिखो।
तो बहुत सिंपल चीज़ है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे क्या कहेंगे? उस क्षेत्र को बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये बताइए क्या इस आवेश को हटा देंगे तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ रहेगा? नहीं, जहां आवेश रहेगा उसके चारों ओर क्या रहेगा? वैद्युत क्षेत्र। इसमें एक और दूसरा आवेश ले आकर रखेंगे तो उसके भी तो चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा। तो जब दो वैद्युत क्षेत्र एक पास आएंगे तो क्या होगा? बल लगेगा। आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो जब दो धन आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, दो ऋण आवेश रहेंगे तब भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, और एक धन और एक ऋण आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण बल नहीं, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अब ये वैद्युत क्षेत्र देखिए दिखाई नहीं देते हैं वास्तव में। ये जो वैद्युत क्षेत्र होते हैं ये दिखाई नहीं देते हैं। वैद्युत क्षेत्र दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो वैद्युत क्षेत्र को अगर प्रदर्शित करना हो, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करना हो कापी पर या बोर्ड पर या कहीं किसी को समझाना हो कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं। वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ये रेखाएं वास्तव में होती नहीं है, ये काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब कल्पना किया हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं। इन रेखाओं को हम बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं इनको? वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं। तो यही आप लोगों का अगला हेडिंग है, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं। तो अब एक चीज याद रहेगा ना हमेशा कि किसी भी आवेश के चारों ओर क्या रहेगा? वैद्युत क्षेत्र। आवेश के चारों ओर, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र। ये तीन चीज याद रखना। आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। उस क्षेत्र में किसी दूसरे चुंबक को ला देंगे ना तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। क्षेत्र से बाहर रख देंगे तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। और वही होता है पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र। पृथ्वी के, मान लीजिए कि पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के चारों ओर भी गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। अगर हम लोगों को उठा के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर फेंक दिया जाए तो पृथ्वी के आकर्षण बल का अनुभव हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग आकर्षण बल कब अनुभव करेंगे? जब हम लोग पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर रहेंगे तभी अनुभव करेंगे। गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चले जाएंगे तो अनुभव नहीं करेंगे। तो हर जगह ये होता है। तो इसी तरह आवेश के चारों ओर भी क्या होता है? एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। इन वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम जिन रेखाओं का प्रयोग करते हैं, जिन काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं, उन रेखाओं को बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। कौन सा वो रेखाएं बोलेंगे? वैद्युत बल रेखाएं। धन आवेश में ये वैद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर के तरफ निकली हुई होती हैं। धन आवेश में वैद्युत बल रेखाएं कहाँ निकली होती हैं? बाहर के तरफ निकली होती हैं। बाहर के तरफ निकली होती हैं। और ऋण आवेश में ये वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ऋण आवेश में ये वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। क्या ये हमेशा याद रख पाओगे? धन आवेश में कहाँ रहेगा? बाहर के तरफ। ऋण आवेश में कहाँ रहेगा? अंदर के तरफ। ये दो चीज याद कर लोगे तो हम लोगों को कई जगह ना दिशा का निर्धारण करना होगा। तो दिशा का निर्धारण करने में ये चीज हम लोगों को सहयोग करेगा। तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश में भी होगा और ऋण आवेश में भी होगा, क्योंकि धन आवेश के बाहर भी, धन आवेश के चारों ओर भी वैद्युत क्षेत्र होगा और ऋण आवेश के चारों ओर भी क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो धन आवेश के चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम जिन रेखाओं का प्रयोग करते हैं उसे बोलेंगे वैद्युत बल रेखाएं। या ऋण आवेश के चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र है उसको प्रदर्शित करने के लिए जिन रेखाओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? वैद्युत बल रेखाएं। धन आवेश में वैद्युत बल रेखाएं कहाँ जाती हैं? बाहर की तरफ। और ऋण आवेश में कहाँ आता है? अंदर की तरफ आता है। ठीक है, तो इसका लिखिए डेफिनेशन। तो ये बताइए वैद्युत बल रेखा का कंसेप्ट किसने दिया था?
फैराडे ने कहा कि जो वैद्युत क्षेत्र है, जैसे धन आवेश है और यहाँ पर क्या हो गया ऋण आवेश, तो धन आवेश और ऋण आवेश के कारण इसके जो चारों ओर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए उसने क्या किया, काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग किया। और काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग किया और उन्हीं काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। तो उस वैद्युत बल रेखाओं की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण है। पहला नंबर विशेषता उसका यह है कि जो धन आवेश है, धन आवेश में से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर की तरफ निकलती हैं। कहाँ निकलती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। और इसके उल्टा होता है किसमें, ऋण आवेश में इसके उल्टा होता है। ऋण आवेश में जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो अंदर की तरफ आती हैं। वो कहाँ आती हैं, अंदर की तरफ आती हैं, जबकि प्लस वाले में कहा जाता है बाहर की तरफ, तो यहाँ पर अंदर की तरफ आता है। पहला गुण ये हो गया कि धन आवेश में वैद्युत बल रेखाएं कहाँ जाती हैं, बाहर की तरफ, और ऋण आवेश में वैद्युत बल रेखाएं कहाँ आती हैं, अंदर की तरफ। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप दो आवेश को एक ही पास रख दिए, एक धन आवेश रख दिए और एक ऋण आवेश, मान लीजिए एक के पास रख दिया गया, तो उस स्थिति में क्या होगा कि धन आवेश में से वैद्युत बल रेखाएं निकल के और ऋण आवेश में प्रवेश करना शुरू कर देंगी। धन आवेश में से निकल के कहाँ जाएगा, ऋण आवेश में निकल के जाना शुरू कर देगा, ये प्रवेश कर जाएगा इसी में। समझ रहे हैं, इस तरह से प्रवेश करने लगेगा। तो धन में से निकलेगा और कहाँ जाएगा, ऋण में। धन में से निकलेगा कहाँ जाएगा, ऋण में। तो एक में से निकल रहा है और एक में जा रहा है, तालमेल कितना बढ़िया है। एक में से रेखाएं निकल रही हैं और एक में रेखाएं क्या रही है, जा रही हैं। यही कारण है कि इनके बीच में कौन सा बल काम करता है, आकर्षण बल काम करता है। सोचो, यहां से भी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हो, यहां से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हो, तो दोनों में से निकल रही हैं, तो क्या किसी एक में प्रवेश करेगा, नहीं। तो वहां पर कौन सा बल काम करना चालू कर देगा, प्रतिकर्षण बल काम करना शुरू कर देगा। तो जब धन और ऋण एक पास होते हैं तो धन आवेश में से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋण आवेश में क्या होती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। धन आवेश में से निकलेगी, ऋण आवेश में क्या हो जाएंगी, प्रवेश कर जाएंगी। यही कारण है कि धन और ऋण में कौन सा बल काम करता है, आकर्षण बल। एक चीज हो गया। दूसरा चीज है कि अगर आपके पास दो धन आवेश हैं, थोड़ा देखिए यहाँ पर दो धन आवेश हैं, इसी को बना देते हैं धन। अगर आपके पास दो धन आवेश हैं तो दोनों में से ना वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, तो क्या वे एक दूसरे में प्रवेश कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। दो धन आवेश अगर एक पास है तो यहां से भी आपका वैद्युत बल रेखा निकलेगा बाहर, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर चारों निकलेगा ना, इधर से भी निकलेगा, ऐसे। निकलेगा तो होता क्या है, टकरा जाएंगी। टकराएगा बस ये क्या होगा, घूम जाएगा, अपना रास्ता बदल देगा। बच्चा मारा मैं नहीं ना करेगा, बदल देगा रास्ता अपना, घूम जाएगा इधर। ये भी क्या होगी, घूम जाएंगी, ये भी क्या होंगी, घूम जाएंगी। बात समझ आ रहा है, घूम जाएगा। ये कहीं टकराएगा नहीं, मन एक दूसरे को काटेगा नहीं। और इस तरह इसमें कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। दो महिलाएं एक ही वैरायटी की भेटा जाए, दोनों खतरनाक बोलने वाली, तो वहाँ पर आकर्षण बल लगेगा, नहीं लगेगा। दोनों में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये भी पूरा फेंक रही है, वो भी पूरा फेंक रही है, तो दोनों में पूरा जबरदस्त प्रतिकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल नहीं लगेगा। कम से कम एक बोलने वाली हो, फेंकने वाली, एक सुनने वाली हो। देखो ये तुम्हारा भ्रम है, महिलाओं में नया पूरा नहीं होता है, तो इस भ्रम से दूर हो जाओ। दो ऋण आवेश अगर है तो दो ऋण आवेश में क्या होगा, ध्यान दो, दो ऋण आवेश में क्या होगा, यहां से भी अंदर की तरफ ही आएगा, यहां से भी अंदर की तरफ, यहां से भी अंदर की तरफ, यहां से भी अंदर की तरफ, और यहां से भी अंदर की तरफ। सब यहां पर वैद्युत बल रेखाएं कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। समझ रहे हैं। तो ये अंदर की तरफ जा रही है, तो फिर
इस वैद्युत बल रेखा का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण। कुल मिला के एक जैसे आवेश में आकर्षण, प्रतिकर्षण, और विपरीत में कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण। इतना ठीक है। तीसरा इसमें गुण ये है कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक आप धन आवेश रख दिए और यहाँ एक ऋण आवेश, तो वैद्युत बल रेखाएं धन में से निकलेगा और ऋण में क्या हो जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। धन में से निकलेगा, ऋण में क्या होगा? प्रवेश करेगा। धन से निकलेगा, ऋण में प्रवेश करेगा। यहाँ से निकलेगा, ऋण में क्या होगा? प्रवेश करेगा। कभी ऐसा नहीं होगा ना कि ऐसे निकला, ऐसे काटते हुए प्रवेश कर गया। तो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। हाँ, ये एक दूसरे के करीब से होकर बिल्कुल गुजरेगा, लेकिन कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ये काटेगा नहीं एक दूसरे को। ये निकल गया इधर, कहीं भी ये निकलेगा इधर, कोई बात नहीं है। इधर से अंदर की तरफ आ गया, इधर से मान लीजिए कहीं से अंदर की तरफ आ रहा है, इधर से कहीं से आ रहा है, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को काटती हुई नहीं मिलती हैं। ये हमेशा निष्कोण वक्र बनाती हैं। निष्कोण समझते हैं? निष्कोण नहीं समझते हैं, बिना कोण वाला, जिसमें कोण नहीं बनेगा। ये बताइए, काटेगा तब ना कोण बनेगा, जब काटेगा ही नहीं तो कोण कहाँ से बनेगा? तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये सदैव किस तरह का वक्र बनाती हैं? निष्कोण वक्र बनाती हैं। ना काटेंगी ना कोई कोण बनेगा। तो जब कोई कोण ही नहीं बनेगा तो क्या बोलेंगे? निष्कोण। वहां पर कोई कोण नहीं बन रहा है। तो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। याद रहेगा, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अब ध्यान से समझिए, इस आवेश के कारण भी इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है, और इस आवेश के कारण भी चारों ओर क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। दोनों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र है ना। अब कोई पूछे कि बताइए इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? याद रखना, वैद्युत क्षेत्र जो है एक तरह का सदिश राशि है। हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे ना, तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरह का राशि है, सदिश राशि है। ठीक है। तो इस बिंदु पर अगर कोई पूछे कि बताइए इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर की तरफ होगी, तो ध्यान रखना कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना होता है, तो उस बिंदु पर जो आपका वैद्युत बल रेखा गया होता है ना, वहीं से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं? स्पर्श रेखा। तो किसी भी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होता है, स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। स्पर्श रेखा किसको बताएगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो देखिए, जो स्पर्श रेखा मान लीजिए यहां पर निकालना है, यहां पर, तो इसको क्या खींच दीजिए? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा बताएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब तुम सोचो कि अगर ये रेखा यहां से एक निकल के आए और इसको यहां से काट के यहां पर पहुंचे, थोड़ा ध्यान देखना, काट के पहुंचे, तो और कोई कहे कि बताइए इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए, तो बताइए दो स्पर्श रेखा नहीं हो जाएगा यहाँ पर? एक तो इसके लिए स्पर्श रेखा हो गया और एक इसके लिए स्पर्श रेखा हो गया ना। तो अब ये बताओ कि क्या एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र दो दिशा में हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। यही कारण है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई नहीं जाती हैं, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे को काट देंगी ना, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा मिल जाएगी, जो कि संभव नहीं है। वैद्युत क्षेत्र की किसी एक बिंदु पर सदैव दिशा क्या होता है? एक ही तरफ होता है। वो चाहे किसी भी तरफ हो, लेकिन दिशा क्या होता है? सिर्फ एक तरफ होता है। एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती है। हमेशा कितना दिशा होगा? एक दिशा। यही कारण है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, तो लिखते चलो एक पॉइंट। इतना हो गया। एक इसमें और चीज है, ध्यान से रखिए। मान लीजिए कोई आवेश है और उस आवेश के चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र है, कोई भी आवेश है तो चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा ना। तो आवेश के चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र है, उसी को न प्रदर्शित करने के लिए हम इन काल्पनिक बल रेखाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो किसी भी आवेश के चारों ओर जो ये बल रेखाएं आपको दिख रही हैं, यह बल रेखाएं, ये किसको बता रही हैं? वैद्युत क्षेत्र को बता रही है ना। अगर कोई ये पूछे
कि किसी आवेश के चारों ओर जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उसकी संख्या बताइए। कितनी मात्रा में वैद्युत बल रेखा है, उसकी संख्या कितनी है। तो वैद्युत बल रेखाओं की अगर आपको संख्या ज्ञात करना है तो संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट। Q बटा एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, इस आवेश का मान है, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 5 कूलाम, 10 कूलाम, 20 कूलाम, इस तरह से होगा। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक नियतांक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय में। दूसरा लेसन जब चालू होगा ना, तो जब वहाँ गॉस का प्रमेय पढ़ा जाएगा तो गॉस का प्रमेय यही होता है। तो गॉस का प्रमेय किसके लिए है, तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ज्ञात करने के लिए है। तो अगर किसी Q आवेश के चारों ओर हमको वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना हो तो कौन सा सूत्र प्रयोग करते हैं, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। इतना ठीक है, इसको हम लोग लिख नहीं रहे हैं, आगे इसको लिखेंगे। तो कौन कौन इसमें नियम, कौन कौन इसमें गुण समझ लिए। सबसे पहला गुण क्या समझे कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं और ऋण आवेश में कहाँ आती हैं, अंदर की तरफ आती हैं। अगर एक धन आवेश और एक ऋण आवेश एक पास रखा जाए तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलेगा और ऋण आवेश में क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। ये किस तरह का वक्र बनाती हैं, निष्कोण वक्र बनाती हैं। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। किसी भी वैद्युत बल रेखा के किसी भी एक बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं तो क्या बताता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ये लिखा गया है ना। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि जब काटेगी तो दोनों एक बिंदु पर न कटेगा और उस एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा न हो जाएगा, जो कि असंभव है, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारा चीज याद रखना, ये सब क्या है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। एक और लिख लो, एक बिंदु आवेश Q से, एक बिंदु आवेश Q से, स्मॉल q लिखना, एक बिंदु आवेश Q से उत्पन्न हुई एक बिंदु आवेश Q से उत्पन्न हुई वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, उत्पन्न हुई वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, उत्पन्न हुई वैद्युत बल रेखाओं की संख्या Q बटा एप्सिलॉन नॉट, Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। बटा कहाँ लिखी है, बटा दिख रहा है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ये पूरा हो गया। अब कल पढ़ा जाएगा इसमें। कल हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीव्रता पढ़ेंगे तो अब कल से हम लोगों का शुरू हो जाएगा डेरिवेशन, सूत्रों का निगमन।